Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज यूनिट 1 रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई. दिस इज द एजेंडा जो हम आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे. बेसिकली आपके जो यूनिट 1 है दैट इज उसमें जो कंसेप्ट आपके गिवन है जो आप लोगों ने पढ़ने हैं दैट इज AI प्रोजेक्ट साइकिल, AI डोमेन्स एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर AI. जो ये वाले वीडियो होगा दैट इज पार्ट 1. इसमें हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, दैट इज AI प्रोजेक्ट साइकिल को डिस्कस करेंगे और साथ में हम AI डोमेन्स को भी कवर अप करेंगे. ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज सेकेंड पार्ट, उसमें हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क फॉर AI. फिर आपकी जो यूनिट 1 है दैट इज वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी. और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की सारी सीरीज को, सिलेबस की सारी वीडियोस को कवर अप करें, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, प्लस इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के कंटेंट को. अगर हम देखें कि हमने क्या क्या पढ़ना है, AI प्रोजेक्ट साइकिल जो बेसिकली आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, वही आपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा था. यहाँ पर आपने उसको जस्ट रिविजिट करना, मीन्स बिल्कुल बेसिक सा उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ठीक है, इवन अगर हम पहले वाले सिलेबस की बात करें तो उसमें ये काफी डिटेल में भी था, लाइक 4W से कैनवस वो सब था, वो इसमें नहीं है. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू AI डोमेन्स. 3 डोमेन्स हमारे पास है, डेटा साइंस, NLP एंड CV, वो हम करेंगे. प्लस इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क, हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे. ठीक है, प्लस हम साथ में एक्टिविटी भी करेंगे सो दैट ये आपको कॉन्सेप्ट जो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है. ठीक है, सो देखो अगर हम बात करें किसी भी साइकिल की, ठीक है, साइकिल मीन्स वो चीज आपकी सर्कुलर फैशन में जो चीज चलती रहती है. सो कोई भी अगर हमें अपना प्रोजेक्ट मॉडल बनाना है, AI मॉडल बनाना है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं स्टेजेस को उन्होंने क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है. ठीक है, if we have to develop an AI project, the AI project cycle provides us with an appropriate framework. फ्रेमवर्क मीन्स किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए जो आपको जो स्टेप्स दिए गए हैं, प्रोसेस बताया गया है, उसे हम फ्रेमवर्क बोलते हैं. सो अगर आपको कोई भी अपना AI प्रोजेक्ट बनाना है, AI मॉडल बनाना है, तो आपको कुछ फ्रेमवर्क यानी कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस. ठीक है, साइक्लिकल प्रोसेस में इसके लाइक इसमें 6 स्टेजेस हैं. तो ऐसा नहीं है कि 6 स्टेज के बाद वो आपका टास्क कंप्लीट, नो, वो दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 मीन्स ये साइकिल आपकी चलती चली जाएगी. राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर साइक्लिकल प्रोसेस. बिकॉज 6th स्टेज के बाद हो सकता है मुझे उसमें कोई चेंजेस करने पड़े तो वो दोबारा से स्टेज 1 पर आ जाए. राइट, Now see here, these are the various stages या फिर आप steps कह सकते हो for your AI project cycle. Step 1 is problem scoping, फिर है data acquisition, data exploration, modeling, evaluation and the last one is the deployment. ठीक है, so सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे that is problem scoping. अब देखो प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है. अगर मुझे अपना कोई भी AI प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी AI मॉडल डेवलप करना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पता होगा मैं उसके सॉल्यूशन तक नहीं जा सकती. ये आपका रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है. जब तक अगर मैं सपोज आप कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको वो प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, किस टॉपिक पर बनाना है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको नहीं बना पाओगे. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बुक में दिया हुआ है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ बर्थडे कार्ड फॉर योर मदर. ठीक है, आपकी मदर का बर्थडे, आपने उनका ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड. फिर आप डिफरेंट सोर्सेस से मटेरियल इकट्ठा करोगे, डिजाइन कलेक्ट करोगे, वो सारी चीजें हैं बेसिकली. ठीक है, सो प्रॉब्लम स्कोपिंग मीन्स कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे. ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जो आपको सॉल्व करनी है उस AI मॉडल के थ्रू. Under problem scoping, we look at various parameters which affect the problem we wish to solve so that picture becomes clear. ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम पता लग गई, अब वो सारे पैरामीटर्स जो उस प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है कि अब आपको प्रॉब्लम पता लग गई कि आपने किस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए अपना एआई मॉडल डेवलप करना है। नेक्स्ट है कि उसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, रियल वर्ल्ड से मुझे अपना क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो डेटा आप कलेक्ट करोगे ना, ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं से भी उठा लिया, वो डेटा आपका रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल में ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेस होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, रिलाय कर सको। ठीक है, डेटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड डेटा इनटू डिजिटल वैल्यूज। अगर आपने ऐसे ही डेटा ले लिया हार्ड कॉपी में, तो आप उसको डिजिटल वैल्यूज में सिस्टम में स्टोर कराओगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली डेटा सेट मेंटेन करते हैं। You need to acquire data which will become the base of your project। कि मेरे पास सारा डेटा आ गया, एक्विजिशन इस डेटा को कलेक्ट करना, राइट। एक्विजिशन यहाँ पर मतलब क्या है, डेटा को कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेस से। जहां से आपको लगता है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कर लो, बट वो जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपका रिलायबल होना चाहिए, वो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3, डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या, मेरे पास इतना सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इतने सारे डेटा को मुझे एज सच उसको मैं देखूं तो मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे कोई ना कोई उस पर विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का मतलब है डेटा को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज कैसे करेंगे, मेरे पास डिजिटल फॉर्म में डेटा है, नंबर्स के फॉर्म में डेटा है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी ग्राफिकल फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में, डेटाबेस में स्टोर करा दूंगी। तो ये सारा क्या है, डेटा एक्सप्लोरेशन के। मेरे पास डेटा आ गया, बहुत सारा डेटा आ गया, अब मैं उसको एक मीन्स विजुअली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज नोन एज योर डेटा एक्सप्लोरेशन। बिकॉज अगर आप देखो, सपोज आपने कोई पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया रेंडमली, आई एम जस्ट सेइंग द एग्जांपल। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखो कि फिगर्स पढ़नी पड़ेंगे, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, क्या मोरालिटी है, क्या सब कुछ रेट है। ठीक है, वहीं अगर ये चीज ग्राफ के थ्रू हो तो आपको इजीली पता लग जाएगा कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स मैं अपने यहाँ पर डेटा को क्या कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ, राइट। अगर आपने सपोज आपके क्लास 12 आपके स्कूल में क्लास 12 का डेटा है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में कितने डेटा आपने मिक्स करके लिख दिया, अगर मैं इसका पाई चार्ट बना लूं, सेग्रीगेशन इजी हो जाएगा, आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, साइंस में इतने, कॉमर्स में इतने, राइट। सो सेम चीज यहाँ पर है कि जब भी आप अपना एआई मॉडल बना रहे हो, उसमें आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब मैं उसको विजुअलाइज फॉर्म में दिखा रही हूँ। वो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक कोई भी ले सकते हो, आप उसको ग्राफ के फॉर्म में, डेटाबेस में, चार्ट्स में, मैप में, किसी भी तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, दिस मेक्स इट इजियर फॉर यू टू इंटरप्रेट द पैटर्न्स विच योर एक्वायर्ड डेटा फॉलोज। पैटर्न को जानना पहचानना इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास स्टेप नंबर 4, दैट इज मॉडलिंग। अब मॉडलिंग का मतलब क्या है कि आपने अपने डेटा को विजुअलाइज कर लिया, अब मॉडलिंग स्टेज पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ मॉडल हम यूज करेंगे, सो दैट हमने जो प्रॉब्लम सोची थी ना स्टेप 1 में, वो हमारी सॉल्व हो जाए। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। ठीक है, अब अभी तो आपकी बिगिनिंग है, तो आगे तो आप मॉडलिंग का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, सपोज मेरे पास ये 3 मॉडल्स है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल यू वुड बिल्ड टू अचीव द गोल। ठीक है, आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कितने सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्लस ये देखोगे कि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, आपके लिए इन तीनों में से बेस्ट एफिशिएंट मॉडल कौन सा है, वो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, you can test the selected models and figure out which is the most efficient one. ठीक है, the most efficient model is now the base for your AI project and you can develop your algorithm around it। आपने देखा कि इन तीनों में से सपोज मॉडल नंबर 2 बेस्ट है, एफिशिएंट है। ठीक है, सो अब ये जो मॉडल नंबर 2 है, ये आप लोगों के आगे जो AI मॉडल बनाओगे, इसके लिए एक बेस होगा। बेस में सब M1 M3 को छोड़ करके मुझे जो भी एल्गोरिथम्स डेवलप करने हैं, दैट विल बी अराउंड माई मॉडल 2, राइट। ना नेक्स्ट स्टेप इसमें मेरे पास आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि आपने मॉडलिंग कर ली, कौन सा मॉडल आपने सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ मॉडल वो भी कर लिया। अब आपने जो मॉडल सिलेक्ट किया ना, आप उसको टेस्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे। ठीक है, वंस द मॉडलिंग इज कंप्लीट, you now need to test your model on some newly fetched data. The result will help you in evaluating your model and improving it. ठीक है, अब आप उसको अपने डेटा को ट्रेन करा, आपने उसमें डेटा सेट डाला। ठीक है, अब आप उसमें न्यूली फेच डेटा डाल रहे हो, न्यू डेटा से उसको ट्रेन करो, चेक करो न्यू डेटा पर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना एफिशिएंट है मेरा जो मॉडल मैंने सेलेक्ट किया था, अगर उसमें कुछ कमियां है तो उसको इम्प्रूव करना। ये सारा का सारा काम हम किस में करते हैं, इवेल्युएशन स्टेज में।
नेक्स्ट हमारे पास आती है डिप्लॉयमेंट स्टेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या कि फाइनली अब इवेल्युएट कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, टाइप ऑफ मॉडल देख लिया, उसको इवेल्युएट कर लिया। अब लास्ट स्टेज में मैं क्या करूंगी, जहां पर इसको चाहिए मैं मीन्स रियल वर्ल्ड में इसको दे दूंगी। Finally, after evaluation, the deployment stage is crucial for ensuring the successful integration and operation of AI solutions in real world environment. अब मैं उसको रियल वर्ल्ड में लेकर के आऊंगी अपने AI मॉडल को, enabling them to deliver value एंड इम्पैक्ट टू यूजर्स एंड स्टेक होल्डर। मीन्स जिन्होंने उसको कहा था मुझे बनाने के लिए, या फिर मैं अगर मैंने खुद के लिए बनाया वो एआई मॉडल, तो मैं उसको डिप्लॉयमेंट रियल वर्ल्ड में देखूंगी, वो उसको एक तरीके से रियल लाइफ में लेकर के आऊंगी कि अभी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एक्चुअल में या नहीं कर रहा है। अब हो सकता है वो 1 मंथ 2 ईयर्स तक ये सही चले, फिर हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए हमारे रियल लाइफ में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्पैम फिल्टर बनाया, ठीक है, स्पैम मेल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक मॉडल बनाया, ठीक है। सो मैंने अपना मॉडल सिलेक्ट कर लिया था। अब डिप्लॉयमेंट स्टेज तक मैंने देखा कि 2, 3, 6 मंथ्स तक तो इसने ठीक काम किया। अब मार्केट में कोई नया ऐसा कुछ कीवर्ड या पैटर्न आ गया जो आपका मीन स्पैम मेल उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है हमारा एआई मॉडल, तो मैं उसको दोबारा से ये सारी के सारे स्टेजेस में लगाऊंगी, ठीक है। सो दैट मीन्स डिप्लॉयमेंट के बाद यहाँ पर आपका जो एआई मॉडल है ना, ये कंप्लीट नहीं होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ये चलता चला जाएगा। फिर मुझे वापस से कुछ चेंजेस करने होंगे, दोबारा से वो 6th स्टेज के बाद कहाँ पर आ जाएगा, स्टेज नंबर 1 पर। दैट इज फिर से प्रॉब्लम स्कोपिंग होगा, फिर से डेटा एक्विजिशन होगा, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन होगा, ये सारी चीजें, मॉडलिंग होगा, ठीक है। सो ये सब आपका क्या होगा, साइक्लिकल प्रोसेस में चलता चला जाएगा, ठीक है। क्लास 9th में आपने ये टॉपिक काफी ज्यादा डिटेल में करा है, यहाँ पर हमने जस्ट उसको रिविजिट करा है, एक बार ब्रीफ में देखा कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल में बेसिकली स्टेजेस कौन कौन सी है और हर एक स्टेज का अपना क्या काम है, राइट। सो दैट वाज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। अब देखो, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई मशीन्स हैं, वो आपकी ऐसा तो है नहीं कि इंटेलिजेंटली अपने आप हो गई है, हमने उसको डेटा से ट्रेन करा है, डेटा उसमें फेच मीन्स उसमें हमने उसको ट्रेन किया डिफरेंट टाइप्स का डेटा दे करके, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग इट गेट्स। जितनी बढ़िया ट्रेनिंग उसको मिलेगी, जितना हम अच्छे से उसमें डेटा फीड करेंगे, उतना वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, उतना वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। फॉर ट्रेनिंग द मशीन इज फेड विद डेटा सेट। डेटा सेट में ये इनपुट दिया तो आउटपुट ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस फॉर विच एआई एल्गोरिथम इज बीइंग डेवलप्ड, द डेटा फेड इनटू इट चेंजेस। मतलब कि आपने सपोज एआई मॉडल बनाना, अब उसमें आप किस टाइप का डेटा फीड कर रहे हो वो हमारा बताते हैं एआई डोमेन्स। तो बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे पास एआई डोमेन्स हैं, यानी कि 3 टाइप का डेटा मैं अपने एआई मॉडल को दे सकती हूँ उसको टेस्ट करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए। फर्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिकल डेटा, सेकंड वन इज द कंप्यूटर विजन एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा को हम लोग डेटा साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा इज ऑल्सो नोन एज डेटा साइंस, या फिर हम इसी को डेटा फॉर एआई भी बोल देते हैं, ठीक है। आपने जो देखा होगा ना डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीएस, एमएल, एनएलपी, तो स्टैटिस्टिकल डेटा ही आपका डेटा फॉर एआई है, डेटा साइंस, ठीक है। सेकेंड है कंप्यूटर विजन एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो काफी सारे एआई मॉडल्स डेवलप करते हैं हम लोग, अब उसमें किस टाइप का डेटा हम उसको दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी एआई की डोमेन पर कि हम किस टाइप का डेटा अपनी मशीन को दे रहे हैं उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, राइट। ना फर्स्ट वन हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल डेटा। अब देखो, इसका नाम है क्या है, डेटा साइंस है, या फिर आप कह सकते हो डेटा फॉर एआई। अब यहाँ पर डेटा आ रहा है, सो दैट डजंट मीन्स कि सिर्फ इसी में डेटा जाता है। इवन कई लोगों को मिथ होता है कि इसका नाम डेटा साइंस है, स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर डेटा फॉर एआई है, तो इसमें सिर्फ डेटा जा रहा है, बाकियों में डेटा की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बाकियों में भी डेटा की जरूरत है, बट वो इमेजेस के फॉर्म में, वो स्पीच के फॉर्म में, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है। इसको हम डेटा फॉर एआई इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा मीन्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। बेसिकली अपनी मशीन को जब हम ट्रेन करते हैं तो हम उसको न्यूमेरिकल डेटा देते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन विच सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डेटा। न्यूमरस मीन्स बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करता है, उसका डेटा सेट मेंटेन करता है। डेटा सेट मीन्स ये इनपुट है तो आउटपुट क्या है, सेकेंड इनपुट ये है तो उसका आउटपुट क्या है, एंड डिराइव्स मीनिंग आउट ऑफ देम। फिर उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है।
The information extracted through statistical data can be used to make a decision about it. कि आपने तो स्टेटिस्टिकल डिसीजन को विजुअलाइज किया है या अपने जो स्टेटिस्टिकल डेटा से आपने उसको कुछ मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, उससे आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे, राइट। नाउ सी द एग्जांपल, इसमें जो आपको एग्जांपल गिवन है दैट इज फॉर प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। काफी सारी वेबसाइट्स हमारे पास लाइक प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर, जंगली, शॉपजीला, काफी फेमस एग्जांपल्स हैं। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, आइए आपको ये दिखाएंगे कि सेम प्रोडक्ट अगर डिफरेंट सेलर्स सेंड कर रहे हैं तो उनके क्या क्या प्राइसेस हैं, ठीक है। कि सपोज ये वाला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, डेल का ये वाला लैपटॉप है, तो डिफरेंट जगहों पर इसके ये प्राइसेस हैं, ठीक है। तो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, तो उन्होंने सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी वारंटी, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर वो डेल की पिक्चर उसको नहीं कलेक्ट कर रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारा जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है ना, सो दैट हम लोग जिसके बेसिस पर डिसीजन ले सके आगे कि मुझे कौन सा परचेज करना है, कहाँ से करना है, वो सारा का सारा, राइट। सो ये आपका स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करेगा। These websites are being driven by lots and lots of data, बहुत सारा डेटा होता है। If you have ever used these websites, you would know the convenience of comparing the price of a product from multiple vendors in one place. आप एक ही जगह पर डिफरेंट सेलर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्राइस दे रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। Nowadays price comparison websites can be found in almost every domain, टेक्नोलॉजी में, हॉस्पिटैलिटी में, ऑटोमोबाइल्स में, ड्यूरेबल्स में, हर जगह ये आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में क्या है, एक तरीके से हमारी जो मशीन है ना, हम उसको अपनी आंखें दे रहे हैं, ठीक, अपनी तो नहीं, हम उसको आंखें दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। विजन प्रोवाइड कर रहे हैं। विजन मीन्स कि हमारी जो मशीन है ना वो देख सके और फिर देख के वो निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके, राइट। सो कंप्यूटर विजन, इसको हम और क्या बोलते हैं, सीवी, राइट। इट इज अ डोमेन ऑफ एआई that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information. Visual information को get करेगा और analyze करेगा and predict करेगा some decisions about it. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज आप लोग जो मोबाइल फोन में फेस लॉक सिस्टम लगाते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि सिर्फ मेरा फेस देखकर ही फोन अनलॉक होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरा जो ये फेस की पिक्चर है मैंने इसको दे रखी है, इसने उसको एनालाइज किया, ठीक है। विजुअल इंफॉर्मेशन है ये। सो मशीन टू गेट एंड एनालाइज, वो हर एक एंगल से ऐसे करते हैं, जैसा फिंगरप्रिंट भी देते हो, हर एक एंगल से वो कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली फेस, वो आपको एक बाउंड्री दे देता है कि इसके अंदर आप अपना फेस रखो, दैट मीन्स वो हर एंगल से उसको स्कैन एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा। तो लेट सपोज अगर मेरे अलावा ये फोन कोई ओपन कर रहा है तो वो विजुअलाइज कर इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो फेस क्या जो हमने इनपुट करा था इस फोन को ओपन करने के लिए वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो उसको ओपन नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर उसने एक डिसीजन लिया है, प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, कि जो ये फेस है वो करेक्ट है या फिर नहीं इस फोन को अनलॉक करने के लिए। The entire process involves image acquiring, screening, analyzing और identify करेगा, फिर information को extract करेगा, right? इसका जो example है that is पहले example से पहले और कुछ हम ये पढ़ते हैं इसके बारे में। In computer vision, input to machines can be photographs हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई इमेजेस हो सकती हैं फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर से जो आती हैं वो हो सकती हैं, कोई भी इमेज के फॉर्म में हो सकता है आपको, ठीक है। वीडियोस भी हो सकती हैं। कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शन। ये जो मैंने इसको अपने इमेज दी, अपना फेस दिया ना, ये बेसिकली है क्या एक तरीके का विजुअल डेटा, डिजिटल विजुअल डेटा, राइट। और इसको डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा मेरे फेस को। दिस डेटा इज देन टर्न्ड इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में वापस से कन्वर्ट होगा सो दैट वो आगे बाद में डिसीजन को ले सके। इसमें एग्जाम्पल आता है मेरे पास, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन में एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग का। अब एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये आपका एक फील्ड है, ठीक है, खेत है। आपने देखा होगा इसको हम ड्रोन की हेल्प से, जैसे आपने मैरिज में देखा होगा ना, ड्रोन होता है वो ऊपर से इमेज वगैरह को कैप्चर करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, पूरे उसका एरिया का आ जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल कैमरामैन करेगा तो ऊपर से पूरे उसका बैंकेट हॉल का नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ड्रोन क्या करेगा, वो पूरे के पूरा जो आपका एरिया है ना फील्ड का उसको मॉनिटर करेगा, प्लस ये देखेगा अगर कोई एरिया उसमें पेस्टिसाइड से इफेक्ट है या नहीं है,
ठीक है। कहीं पर पेस्ट है यानी ये सारा डिटेक्ट करेगा, कौन से फसल कहाँ पर अच्छी है, कितने एरिया में है, प्लस यील्ड एस्टिमेशन करेगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर मैं और फसल उगा सकती हूँ, राइट। सो ड्रोन्स विद कैमरा कैप्चर एरियल इमेजेस ऑफ फार्मलैंड विच आर देन एनालाइज्ड टू एक्सेस क्रॉप हेल्थ एंड ऑप्टिमाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये आपके फार्मर्स को काफी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। सो ऊपर से वो एक तरीके से उसकी इमेज ले लेते हैं। सो यहाँ पर आपका जो एआई का कंप्यूटर विजन डोमेन यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसका देख सकते हो, सर्वेलेंस सिस्टम। सर्वेलेंस सिस्टम आपने देखा होगा, जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स होती है, वहां पर ये यूज होते हैं, ठीक है, ऊपर लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी व्हीकल आ रहे हैं, जैसे ही देखते हैं कि कोई अनसस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, लाइक किसी ने स्पीड ब्रेक कर दी, भाई स्पीड लिमिट इतनी थी, किसी ने स्पीड से ज्यादा अपनी कार का या कोई भी व्हीकल है उसको ड्राइव किया, सो ई चालान पहुंच जाते हैं घर में। कैसे पहुंचता है वो ई चालान? इन्हीं लोगों की वजह से पहुंचते, इन्हीं लोगों की वजह से तो नहीं, इन्हीं सर्वेलेंस सिस्टम की वजह से पहुंचते, ठीक है। सो इनको भी हमने आईज दे दी, एक तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं इमेजेस को, बिकॉज वो जो कार्स जा रही है, वीडियोस और इमेजेस के फॉर्म में डेटा हो सकता है, जो कार्स जा रही है, जो बाइक्स जा रही है रोड पर, उनको एनालाइज करते हैं, उनकी पिक्चर क्लिक करते हैं, राइट। सो कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन सर्वेलेंस सिस्टम टू मॉनिटर पब्लिक स्पेसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, बॉर्डर्स वगैरह में यूज होता है। इट कैन डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी उसको लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, इंडिविजुअल्स को, व्हीकल्स को ट्रैक करेगा, तो ये रियल टाइम अलर्ट दे देते सिक्योरिटी पर्सनल को, ठीक है, जो इन्होंने सर्च करा कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है। जैसे उसको लगता है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, ये उनको अलर्ट मैसेज भेज देगा, ठीक है। ये अलर्ट मैसेज भेज देगा, वो भी अलर्ट हो जाएंगे, और वो अलर्ट हो जाएंगे तो आपके घर पे ई चालान पहुंच जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसमें हमारी जो लास्ट डोमेन आती है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है कि हम अपने जो मशीन है ना, उसको हमारी लैंग्वेज समझा रहे हैं। वैसे आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 समझता है वो, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारी मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि हम जो भी नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, हमारी मशीन उसको समझ पाए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एब्रिविएटेड एज एनएलपी हम इसको बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। कि ये कंप्यूटर और हम ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, कि हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज भी समझा रहे हैं। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे तो मैं उसको बोल के समझाऊं, चाहे मैं उसको रिटर्न लैंग्वेज समझाऊं, कोई भी समझाऊं, ठीक है। सो नेचुरल लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड रिटन बाय पीपल। और एनएलपी अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पोकन और रिटन वर्ड से अपने एल्गोरिथम्स का यूज करके उसको वो एनालाइज करेगा, फिर अपना कोई ना कोई डिसीजन उसके बेसिस पर वो लेगा, राइट। अब इसमें हमारा जो एग्जांपल आता है, एग्जांपल ऑफ एनएलपी में ईमेल फिल्टर्स। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास ईमेल फिल्टर। अब ईमेल फिल्टर क्या है कि आपके पास जीमेल पे काफी सारे मेल्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होते हैं कि आपके प्रमोशनल मेल्स कौन से, इनबॉक्स में कौन से मेल आएंगे, सोशल मेल्स कौन से, स्पैम मेल्स कौन से। सो उसको कैसे पता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से टाइप के मेल्स जाते हैं? तो दैट मीन्स ये फिल्टरिंग हो रही है। आपने जीमेल के ऊपर टैब्स देखे ना, इनबॉक्स हो गया, प्राइमरी मेल्स जो होते हैं, देन आपके प्रमोशनल मेल्स, अपडेट्स हो गए, सोशल मेल्स हो गए। लाइक सोशल मेल्स में आपके एफबी, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन सारी वहां जा रही है। पहले ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं होती थी हमारे पास, ठीक है। तो पहले एआई का जमाना भी नहीं था, ठीक है, तो सब ये सारा एक साथ मिक्स मैच होकर के आता था। अब हमारे जीमेल में भी कैटेगराइज हो गए, ईमेल्स फिल्टर होकर के आ रहे हैं डिफरेंट टैब्स में। सो ये क्या है कि आपके जो ईमेल्स आते हैं वो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में ही आते हैं। अब जो कंप्यूटर यानी कि हमारी जो एआई मशीन है वो हमारी लैंग्वेज को समझ रही है, उसको पैटर्न पता है कि हाँ ये फेसबुक का, ये इंस्टाग्राम का मेल है, इसको सोशल वाली टैब में डाल दो, ये फालतू का मेल है, इसको स्पैम मेल में डाल दो। सो दैट मीन्स वो उसको एनालाइज करके उस वाली कैटेगरी में मेल को भेज रही है। ईमेल फिल्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक and initial applications of NLP online. It started with spam filters, uncovering certain words or phrases that signal a spam message. इसको पता लग जाता है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके कि कौन सा पैटर्न जब आपका स्पैम मेल में जाएगा, कोई लॉटरी वर्ड आ गया या कुछ इस तरीके से आ गया, उसको पता है कि स्पैम मेल है, स्पैम की कैटेगरी में भेज दो। कोई इंपॉर्टेंट मेल है वो इनबॉक्स में आ जाएगा, राइट। सो ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा कौन सी डोमेन के थ्रू हो रहा है, एनएलपी। बिकॉज हमारे जो ईमेल्स है नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और वो कंप्यूटर यानी कि जो एआई मशीन है वो उसको समझ पा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट आप यूज करते हो, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो, आप लोग एलेक्सा यूज करते हो, सिरी का यूज करते हो, ये सब आपके क्या
एलेक्सा और सिरी में उसको बोल करके अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बोलते हैं ओके गूगल ये ऑन हो गया, देखो ओके गूगल बोलते ही, ओके गूगल हो गया, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं, अपनी फिर कोई कमांड्स देते हैं, दैट मीन्स हम अपने बोलने की लैंग्वेज से उसको समझा रहे हैं, ठीक है। सो इसको समझ रही है, एक तरीके से हमारी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको भी ये समझ रही है, राइट। NLP is used in machine translation system like Google Translate हो गया, वो कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, सो दैट मीन्स उसको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो तभी वो ट्रांसलेट कर पा रहा है एक को दूसरे में। These systems analyze the structure and semantic of sentences in the source language and generate equivalent translation in the target language। उसको एनालाइज करके ये उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कर देते हैं, एक तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो अब टॉपिक आएगा दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। दिस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो इस वीडियो में हमारा यहीं तक था। आई होप आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट था रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई में हमने जो फर्स्ट टॉपिक्स किए हैं दैट इज रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एआई डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक कौन सा होगा, एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।